प्यारे बच्चों, आई एम पिंकी मलिक, लेक्चर इन इकोनॉमिक्स। आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे नेशनल इनकम अकाउंटिंग, यानी कि जो राष्ट्रीय आय है उसको कैसे मापा जाता है और राष्ट्रीय आय क्या होती है। आई एम पिंकी मलिक, लेक्चर इन इकोनॉमिक्स। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग, कंसेप्ट एंड मेथड ऑफ नेशनल इनकम, कि नेशनल इनकम कैसे मापी जाती है। साथ में हम देखेंगे नेशनल इनकम किसे कहते हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 और 5 को कवर करेंगे, जो हमें बताता है कि जो राष्ट्रीय आय है उसके कंसेप्ट क्या है, साथ में राष्ट्रीय आय को कैसे मापा जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम रेफर टू द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री इन ए अकाउंटिंग ईयर। जब भी हम नेशनल इनकम को मेजर करते हैं तो वो एक साल के अंदर मेजर करते हैं कि एक साल के अंदर कितनी गुड्स एंड सर्विस हैं वो प्रोड्यूस हुई हैं, जो देश के जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं उनके द्वारा। तो जो सामान्य नागरिक होते हैं, किसी भी देश के सामान्य नागरिक, वो नागरिक होते हैं जो किसी देश के अंदर एक साल से अधिक रहते हो और उनका जो अर्निंग पर्पज़ है वो उसी देश तक सीमित है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। तो इसमें जो मेन कंसेप्ट आएंगे आपके बार बार, वो आता है, बार बार यूज होते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट, ग्रोस प्रोडक्ट या नेट कंसेप्ट। तो इनको हम देखेंगे, इनके बीच में डिफरेंस क्या है। डोमेस्टिक एंड जो नेशनल प्रोडक्ट है उनमें क्या डिफरेंस है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम उसको कहते हैं जब एक देश के अंदर, एक घरेलू सीमा के अंदर जितनी भी वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है उस देश के सभी नागरिकों द्वारा, चाहे वो सामान्य है नागरिक है या दूसरे जो नागरिक हैं, उन सब के द्वारा जो भी कंट्रीब्यूशन होता है किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर, तो उसे हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। लेकिन जो नेशनल प्रोडक्ट होता है वो तब होता है जब हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट में शेष विषय से जो हमें आय प्राप्त होती है उसको हम जोड़ देते हैं, यानी कि विदेशों से जो भी हमारा लेन देन होता है उसको भी जब हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ऐड करते हैं तो वो हमारा नेशनल प्रोडक्ट कहलाता है। अब देखते हैं ग्रोस एंड नेट कंसेप्ट। ग्रोस का मतलब होता है सकल और नेट का मतलब होता है शुद्ध। जब भी हम कोई प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें कुछ गिरावट होती है और उन सब के जोड़ शामिल होता है ग्रोस में, लेकिन जब हम गिरावट को माइनस कर देते हैं तो हमें शुद्ध प्राप्त होता है। मार्केट वैल्यू और जो प्रोडक्ट प्राइस कंसेप्ट है वो भी इस तरह का है। जब हम गुड्स एंड सर्विस को मेजर करते हैं तो हमारी जो राष्ट्रीय आय निकलती है वो मार्केट प्राइस पर निकलती है, लेकिन जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं फैक्टर ऑफ कॉस्ट पर, तब हम ये मापते हैं कि जो हमारे उत्पादन के 4 साधन हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, उनको कितनी आय प्राप्त होती है। उनको जब हम जोड़ते हैं और उसमें विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ते हैं तो वो जो हमारी राष्ट्रीय आय निकलती है वो फैक्टर कॉस्ट पर निकलती है। तो मार्केट प्राइस पर शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जुड़ा होता है, जबकि फैक्टर कॉस्ट पर शुद्ध अप्रत्यक्ष कर नहीं होता। तो मार्केट प्राइस से जब हमें फैक्टर कॉस्ट पे आना होता है तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर हमें फैक्टर कॉस्ट में प्लस करना पड़ता है ताकि हमें मार्केट प्राइस मिल सके। अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो मार्केट प्राइस में से हमें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर माइनस करना होता है। आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम क्या है, साथ में ग्रोस और नेट इनकम में क्या डिफरेंस होता है, मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस को हम कैसे इंटरचेंज कर सकते हैं। तो आगे देख लेते हैं। सभी कंसेप्ट को हम विस्तार से डिटेल में करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल प्रोडक्ट। डोमेस्टिक और नेशनल प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट और इनकम, क्योंकि इकोनॉमिक्स में प्रोडक्ट और इनकम को सेम रेफर किया जाता है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट और इनकम रेफर टू द प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री बाय ऑल नॉर्मल रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स। जब हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करते हैं तो एक साल के अंदर जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन हुआ है गुड्स एंड सर्विस का, चाहे वो नॉर्मल रेजिडेंट्स द्वारा या नॉन
रेजिडेंस द्वारा, उन सब के जोड़ को हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। तो जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है और इनकम है वो प्रोडक्शन है, एक साल के अंदर जो भी प्रोड्यूस करा गया है किसी भी देश के नॉर्मल रेजिडेंस और नॉन नॉर्मल रेजिडेंस के द्वारा। अगर हम नेशनल इनकम की बात करें तो नेशनल जो इनकम है या नेशनल प्रोडक्ट है वो रेफ़र करता है जो भी प्रोडक्शन हुआ है गुड्स एंड सर्विस का एक साल के अंदर, वो सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंस के द्वारा होना चाहिए। यानी कि नेशनल प्रोडक्ट और इनकम रेफर टू द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ ए कंट्री। तो ये मेन डिफरेंस है। जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है अगर उसमें हमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अगर हम NFIA जिसको निफ़ा बोला जाता है उसको जोड़ दें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड तो हमें नेशनल प्रोडक्ट मिल जाता है। इसके अपोजिट अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमें निकालना है और हमारे पास नेशनल प्रोडक्ट है तो उसमें से हम नेट फैक्ट्री इनकम निकाल देते हैं अब्रोड से, यानी कि शुद्ध जो आय हमें प्राप्त होती है विदेशों से उसको अगर हम घरेलू आय में जोड़ देते हैं तो हमें नेशनल प्रोडक्ट मिलता है। अगर नेशनल प्रोडक्ट में से उसको माइनस कर देते हैं तो हमें घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। तो इस तरह हम निकाल सकते हैं दोनों को ही। नेशनल को अगर डोमेस्टिक में चेंज करना है तो उसमें से हम माइनस करेंगे NFIA जिसको हम बोलते हैं नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रोड, यानी कि विदेशों से प्राप्त होने वाली शुद्ध आय को जब हम राष्ट्रीय आय से माइनस करते हैं तो हमें घरेलू आय मिलती है। इसके अपोजिट जब हम डोमेस्टिक आय में ऐड कर देते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड तो हमें नेशनल इनकम मिल जाती है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि डोमेस्टिक और नेशनल प्रोडक्ट को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। जो मेन डिफरेंस है वो सिर्फ नेट फैक्ट्री इनकम का है। नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रोड के विदेशों से जो भी हमें आय मिलती है उसको अगर हम डोमेस्टिक में प्लस करेंगे तो नेशनल निकलेगी, अगर नेशनल में से हम इसको माइनस कर देंगे तो हमें डोमेस्टिक मिल जाएगी। ये कंसेप्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन बार बार आपके एग्ज़ाम में आते हैं और उनको सोल्व करने के लिए आपको इनकी ज़रूरत होगी ताकि आप इनको अच्छे से याद रख सको। तो आगे देख लेते हैं ग्रोस एंड नेट। ग्रोस प्रोडक्ट और नेशनल नेट प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है। ग्रोस प्रोडक्ट इंक्लूड कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल जिसको हम डेप्रिसिएशन भी कहते हैं। ग्रोस प्रोडक्ट में हमेशा जो कैपिटल है उनका कंजप्शन भी शामिल होता है, जैसे कि गिरावट वगैरह। सेकंड नेम आप इसको डिप्रेशन बोल सकते हो या इसको बोल सकते हो कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। और जो नेट होता है नेट प्रोडक्ट उसमें डेप्रिसिएशन है वो शामिल नहीं होता, यानी कि ग्रोस में से जब आप डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हो तो आपको नेट प्रोडक्ट मिल जाता है। ग्रोस प्रोडक्ट और इनकम इक्वल है नेट प्रोडक्ट प्लस कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो अगर आपको ग्रोस निकालनी है तो नेट में आप जो डेप्रिसिएशन है उसको प्लस कर दोगे, अगर नेट निकालनी है तो ग्रोस में से आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे। यही है ग्रोस वर्सेस जो नेट कंसेप्ट है, काफ़ी इजी है और इसमें सिर्फ डेप्रिसिएशन का ही डिफरेंस है। आप डिप्रिसिएशन अगर एक्सक्लूड कर देते हो निकाल देते हो तो नेट प्रोडक्ट मिल जाता है, अगर ऐड कर देते हो तो ग्रोस मिल जाता है। तो ग्रोस निकालने के लिए नेट प्रोडक्ट प्लस कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल करना होता है। इसी तरह अगर आपको नेट में चेंज करना है तो ग्रोस से नेट में जाओगे डेप्रिसिएशन माइनस करोगे और नेट से ग्रोस में जाना तो डेप्रिसिएशन प्लस कर दोगे। इस तरह ही आप ग्रोस को और नेट में चेंज कर सकते हो। जो डिफरेंस है वो सिर्फ डेप्रिसिएशन का है। नेक्स्ट है मार्केट प्राइस वर्सेस फैक्टर कॉस्ट। जो मार्केट प्राइस है उसमें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर शामिल होता है। मार्केट प्राइस इंक्लूड ऑफ NIT का मतलब है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और जो फैक्टर कॉस्ट है वो एक्सक्लूड होते हैं NIT। फैक्टर कॉस्ट में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर शामिल नहीं होता। तो जब आपको मार्केट प्राइस में आना है तो आप फैक्टर कॉस्ट में ऐड कर दोगे इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस सब्सिडी। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जो होता है वो होता है अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। तो नेशनल प्रोडक्ट अगर आपको निकालना है मार्केट प्राइस पर तो नेशनल प्रोडक्ट एक फैक्टर कॉस्ट में आप इनडायरेक्ट टैक्स प्लस कर दोगे, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर प्लस कर दोगे, और वो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, यानी कि आपको इनडायरेक्ट टैक्स है वो प्लस करना होगा।
और सब्सिडी माइनस करनी होगी। तो यही आपको याद रखना है कि मार्केट प्राइस में आपको NIT यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट निकल जाएगी। वही फैक्ट्री कॉस्ट में NIT प्लस करोगे तो मार्केट कॉस्ट आपकी निकल जाएगी। आगे इन्हीं से कंसेप्ट बनते हैं आपके। फर्स्ट GDP एट मार्केट प्राइस। GDP एट मार्केट प्राइस का मतलब, जिसको हम GDP MP बोलते हैं, MP का मतलब मार्केट प्राइस, बोला भी ऐसे ही जाता है GDP एट मार्केट प्राइस। तो GDP एट मार्केट प्राइस का मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि किसी एक देश की घरेलू सीमा के अंदर एक वर्ष के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य को कहते हैं। आगे है GDP एट फैक्टर कॉस्ट। GDP एट फैक्टर कॉस्ट किसी देश के अंदर घरेलू सीमा के अंदर जो भी उत्पादन के साधन हुए हैं, उनके जो भी मिलता है उन्हें भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम को उनके परिश्रम के बदले मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ जो मिलता है, उन सब के जोड़ को बोलते हैं। और इसमें क्योंकि ये सकल है तो इसमें हमें मूल्यह्रास भी जोड़ना होगा। आगे है NDP एट मार्केट प्राइस। NDP एट मार्केट प्राइस होता है GDP माइनस डेप्रिसिएशन, क्योंकि ग्रोस से जब आपको नेट में जाना है तो आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा। नेक्स्ट है NDP एट फैक्टर कॉस्ट। शुद्ध घरेलू प्रोडक्ट। शुद्ध घरेलू प्रोडक्ट किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं उनकी इनकम का जोड़ होता है। जब आप चारों साधनों की इनकम को जोड़ते हो तो आपको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिलता है एट फैक्टर कॉस्ट। नेक्स्ट है GNP एट मार्केट प्राइस, यानी कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो अब हमें राष्ट्रीय आय निकालनी है। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए हम GDP में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ देंगे, जिसको हम निफा भी बोलते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, NFIA। नेक्स्ट है NNP एट मार्केट प्राइस। NNP एट मार्केट प्राइस यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय आय निकालनी है मार्केट प्राइस पर। तो जो GNP हमें अभी निकालनी है उसमें से हम मूल्यह्रास माइनस कर देंगे तो हमारी नेट नेशनल इनकम निकल जाएगी। लास्ट है NNP एट फैक्टर कॉस्ट। तो जो मार्केट प्राइस पे हमने NNP निकाली थी उसमें हम अप्रत्यक्ष कर को जोड़ देंगे तो हमारी NNP एट फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगी। इस तरह जो ये 8 कंसेप्ट हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है। GDP एट फैक्टर कॉस्ट, GDP, NDP एट मार्केट प्राइस, NDP एट फैक्टर कॉस्ट, GNP एट मार्केट प्राइस, GNP एट फैक्टर कॉस्ट, NNP एट मार्केट प्राइस, NNP एट फैक्टर कॉस्ट। ये आठों के आठों जो कंसेप्ट है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देख लेते हैं जो राष्ट्रीय आय मेजर की जाती है किसी भी देश की, तो वो कैसे मेजर की जाती है। आपका 5th चैप्टर है। किसी भी देश की जो राष्ट्रीय आय है वो हम 3 मेथड से मेजर कर सकते हैं। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो 3 मेथड होते हैं किसी भी देश की राष्ट्रीय आय मापने की। सबसे पहले होता है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड जिसको हम वैल्यू एडिड मेथड भी बोलते हैं, या इंडस्ट्रियल आउटपुट मेथड। और इससे जो राष्ट्रीय आय निकलती है उसे हम GDP एट मार्केट प्राइस कहते हैं। सेकंड है इनकम मेथड। इनकम मेथड जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर या फैक्टर पेमेंट मेथड भी बोलते हैं, अभी हमने करा था। जो इनकम मेथड में है जो भी हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनकी आय को जोड़ लिया जाता है तो हमारी शुद्ध घरेलू उत्पाद निकलता है फैक्टर कॉस्ट पर। नेक्स्ट जो मेथड है वो है एक्सपेंडिचर मेथड, यानी कि कुल व्यय विधि, जिससे अगर हम राष्ट्रीय मापते हैं तो सबसे पहले हमारी GDP एट मार्केट प्राइस निकलती है, फिर उसको हम राष्ट्रीय आय में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रोडक्ट मेथड, क्योंकि 3 मेथड हैं तो तीनों को विस्तार से एक्सप्लेन करेंगे। प्रोडक्ट मेथड is the method which measure the national income by estimating the contribution of each producing enterprise to the production in the domestic territory of a country in a accounting year।
यानी कि जो प्रोडक्ट मेथड है उसमें ये मेजर किया जाता है कि जितने भी उद्योग हैं उन्होंने एक साल के अंदर एक घरेलू सीमा के अंदर कितना उत्पादन किया है गुड्स एंड सर्विस को, उन सब को हम मेजर कर लेते हैं और इससे जो हमारी निकलती है आय उसे हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस कहते हैं, शुद्ध घरेलू उत्पाद। इसको हम कैसे मापते हैं? प्रोडक्ट मेथड एस्टिमेटिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। सबसे पहले जो इकोनॉमी है जिसको 3 क्षेत्रों में बांटा गया, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र जो कि एग्रीकल्चर बेस होता है, सेकेंडरी क्षेत्र जिसे हम विनिर्माण क्षेत्र या मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री सेक्टर बोलते हैं। थर्ड है हमारा टर्सरी सेक्टर जो कि सेवाएं प्रदान करता है। इन सब की वैल्यू को प्लस किया जाता है, जो भी ये वैल्यू ऐड करते हैं उन तीनों सेक्टर की वैल्यू को ऐड कर लिया जाता है। वैल्यू एडेड बाय द प्राइमरी सेक्टर, वैल्यू एडेड बाय द सेकेंडरी सेक्टर एंड वैल्यू एडेड बाय द टर्सरी सेक्टर। इन तीनों को जोड़ लिया जाता है तो हमारी जो निकलती है वो हमारी जो भी इन्होंने प्रोडक्शन करा है उसको। तो इस पे जब हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो हमारा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकलता है मार्केट प्राइस पर। अगर हम बात करें सेकंड मेथड की जिसे हम बोलते हैं इनकम मेथड, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर फैक्टर मेथड, इसमें भी जो मेथड है इसमें जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनकी इनकम को ऐड किया जाता है। इनकम मेथड is the method which measure national income in the term of factor payment made to the factor of production in term of wage, rent, interest and profit। जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जैसे कि भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, उनको मिलने वाली मजदूरी, किराया, ब्याज और लाभ को जोड़ लिया जाता है तो उसे हम इनकम मेथड कहते हैं। याद रखने के लिए आप कॉम याद रख सकते हो जो कॉमर्स का शॉर्टकट है क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर पेमेंट की। आप इनको कैसे मापोगे? पहला है सी से है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉय को काम करने के बाद जो भी मिलता है उसको हम कंपनसेशन कहते हैं। कर्मचारियों का पारिश्रमिक जिसमें शामिल होता है। दूसरा है ऑपरेटिव सरप्लस इनकम जो कि प्रॉपर्टी से या उद्यमशीलता से प्राप्त होती है। और थर्ड है मिक्स इनकम। आगे हम देख लेते हैं जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है उसमें क्या क्या शामिल है। उसमें होती है आपकी वेज, सैलरी जो हमें कैश फॉर्म में मिलती है। सेकंड है पेमेंट इन काइंड, किसी भी वस्तु के रूप में जो पेमेंट मिलती है जैसे कि घर या कार जो भी किसी एम्प्लॉय को मिलती है, या मेडिकल सुविधाएं। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी स्कीम, कोई भी सोशल सिक्योरिटी में जो भी कंट्रीब्यूशन होता है मालिक का तो वो भी हमारे इनकम का ही पार्ट है। और रिटायरमेंट के बाद जो हमें पेंशन मिलती है वो भी कर्मचारी के पारिश्रमिक का एक भाग है। अगर क्वेश्चन में कर्मचारियों का पारिश्रमिक दे रखा है तो आपको अलग से इन चारों को ऐड नहीं करना है, लेकिन अगर चारों को अलग अलग दे रखा है जैसे कि मजदूरी अलग, किस्त के रूप में पेमेंट अलग, या एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन या पेंशन, तो आपको चारों को ही प्लस करना होगा। सेकंड है ऑपरेटिंग सरप्लस जिसमें शामिल होता है रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। प्रॉफिट के भी आगे भाग होते हैं 3 जिसको हम डिवाइडेंड, कॉर्पोरेट सेविंग और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर प्रॉफिट दे रखा है तो आपको इनको अलग से ऐड नहीं करना है। तो सी में जो कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में आता है वो सिर्फ वो आता है जो किसी एक व्यक्ति को मजदूरी के बदले में मिलता है, जबकि जो अन्य फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको जो प्राप्त होता है उसको हम ऑपरेटिंग सरप्लस के नाम से जानते हैं। जैसे कि रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये तीनों जो हैं वो आपके ऑपरेटिंग सरप्लस में आएंगे। और मिक्स इनकम होती है, मिक्स इनकम में वो इनकम शामिल होती है जो मिली जुली होती है, जो खुद सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन है वो खुद अर्जित करते हैं। नेक्स्ट है थर्ड मेथड एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में भी जो जीडीपी निकलती है वो मार्केट प्राइस पर निकलती है। एक्सपेंडिचर मेथड मेजर द नेशनल इनकम बाय एस्टिमेटिंग द फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इन अकाउंटिंग ईयर, यानी कि एक साल के दौरान
किसी देश की घरेलू सीमा में जो भी एक्सपेंडिचर होता है उसको जब हम मापते हैं तो हमारी जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकलती है। तो देख लेते हैं फाइनल एक्सपेंडिचर क्या है। जो एक्सपेंडिचर है उसको हम C+I कहते हैं, यानी कि कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो फर्दर दो भागों में होता है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन और गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन। अगर हम बात करें फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की तो उसमें हमारे शामिल होते हैं ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। आगे ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के दो पार्ट होते हैं, जिसमें होता है आपकी फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन द स्टॉक। चेंज इन द स्टॉक होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। रिवाइज कर लेते हैं फाइनल एक्सपेंडिचर। दो कंपोनेंट होते हैं, फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। फाइनल कंजप्शन के भी दो पार्ट हैं, प्राइवेट फाइनल कंजप्शंस एंड गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन। ऐसे ही जो फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है उसके दो पार्ट है, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। फर्दर जो ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल है उसके दो पार्ट है, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन एंड चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक इक्वल होता है आपका क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो नेट एक्सपोर्ट होता है आपका एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। आगे देख लेते हैं किसी भी मेथड को हम कैसे मापते हैं। तीनों ही मेथड है, ऑल थ्री मेथड इन सिंगल भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लगते हैं। पहला है प्रोडक्ट मेथड, सेकंड है इनकम मेथड और थर्ड है एक्सपेंडिचर मेथड। फर्स्ट जो प्रोडक्ट मेथड है उसमें जो हमारी वैल्यू निकलती है वो जीडीपी होती है और उसको मेज़र करते हैं ग्रोस वैल्यू एडेड बाय द प्राइमरी सेक्टर। जो भी सेक्टर हैं, तीन सेक्टर हैं आपके, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी, उन तीनों को ही जब हम ऐड करेंगे तो हमारी जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकलेगी। इनकम मेथड में हम जो हमारी अभी हमने करा था कॉमर्स वाला कंसेप्ट, कंपनसेटरी ऑपरेटिंग सिस्टम और मिक्स इनकम, उन तीनों को प्लस करते हैं। कंपनसेटरी ऑफ जो एम्प्लॉय में शामिल होती हैं वेजेज, काइंड पेमेंट एंड पेंशंस। और थर्ड होती है जो हमारी ऑपरेटिंग है सरप्लस है, उसमें होता है हमारा इंटरेस्ट प्रॉफिट और रेंट और रॉयल्टी। मिक्स इनकम जो वो इनकम होती है जो स्वरोजगार व्यक्ति खुद अर्जित करते हैं, यानी कि जो खुद का कोई काम कर रहा है उसे हम मिक्स इनकम में कहते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड में हम कंजप्शन को ऐड करते हैं, जिसमें प्राइवेट कंजप्शन आता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आता है, इन्वेस्टमेंट आता है। इन्वेस्टमेंट में आता है आपका ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल एंड नेट एक्सपोर्ट, जिससे हमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस मिलती है। आगे देख लेते हैं तीनों मेथड को हम इन तीनों एडजस्टर के साथ चेंज कर सकते हैं। एडजस्टर से हमारे एक डेप्रिसिएशन, एक नेट इंटरेस्ट, नेट इनडायरेक्ट टैक्स और एक निफ़ा जिसको हम नेट प्रोडक्ट इनकम फ्रॉम अब्रोड बोलते हैं। तो अगर हमें नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है तो हम जो निफ़ा है उसको माइनस कर देंगे NFIA, और डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो NFIA को प्लस कर देंगे। ग्रोस से नेट में जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, नेट से ग्रोस में जाना है तो डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे। इसी तरह मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो हमें NTI मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना है, और फैक्टर कॉस्ट से MP पे जाना तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हमें प्लस करना है। तो इस तरह हमने प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड को देखा है। तो जीडीपी निकालते हैं। सबसे पहले जो प्रोडक्ट मेथड से निकलती है आपकी जीडीपी निकलती है। जीडीपी यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकलेगी मार्केट प्राइस पर, और उसमें से जब हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे तो हमारी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकलेगा फैक्टर कॉस्ट पर,
और उसमें हम NFIA प्लस कर देंगे तो हमारी शुद्ध राष्ट्रीय आय मिल जाएगी, क्योंकि इसी देश की भी राष्ट्रीय आय और जो घरेलू आय है वो हम फैक्टर कॉस्ट पे मापते हैं। तो अगर हमें GDP पे कोई इनकम मिल रही है तो उसे हम फैक्टर कॉस्ट पर कन्वर्ट करेंगे। इनकम मेथड में जो हमें मिलता है वो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिलता है फैक्टर कॉस्ट पे, तो उसमें हमें सिर्फ NFI को प्लस करना पड़ता है, जिससे हमें शुद्ध राष्ट्रीय आय मिल जाती है। थर्ड है एक्सपेंडिचर मेथड, उसमें भी हमें GDP मिलती है, GDP एट मार्केट प्राइस। उसमें से जब हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो हमें NDP एट मार्केट प्राइस मिलेगा। उसमें से हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे तो नेट NDP एट फैक्टर कॉस्ट मिलेगी, और उसमें हमें NFI प्लस करेंगे तो नेट इनकम हमें मिल जाएगी, शुद्ध राष्ट्रीय आय। अगर आगे हम बात करते हैं नॉमिनल एंड रियल नेशनल इनकम, उनमें क्या डिफरेंस होता है। नॉमिनल जो इनकम है वो करंट ईयर को मेजर करती है। नॉमिनल इनकम और नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, और जो रियल इनकम होती है वो बेस ईयर पर होती है। व्हेन द नेशनल इनकम इज मेजर ऑन द बेसिस ऑफ करंट प्राइस इज कॉल्ड द नॉमिनल नेशनल इनकम। जब भी हम करंट प्राइस से नेशनल इनकम को मेजर करते हैं तो उसे हम नॉमिनल नेशनल इनकम बोलते हैं। तो एक ये भी इम्पोर्टेंट है जो आपके थर्ड चैप्टर में है, सर्कुलेशन फ्लो ऑफ इनकम। तो गुड्स एंड सर्विस का जो फ्लो है वो कैसे होता है, तो हम मान लेते हैं अजम्पशंस के लिए कि दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, दो सेक्टर हैं। इसमें एक प्रोड्यूसर है और दूसरा हाउस होल्ड है। हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विस को फर्म से लेता है, उसके बदले में खर्च करता है, तो वो प्रोडक्शन सेक्टर में जाता है। और फर्म है गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए हाउस होल्ड से फैक्टर और प्रोडक्शन लेते हैं और उसके बदले में फैक्टर पेमेंट करते हैं। तो इस तरह ये सर्कुलेशन हमेशा चलता रहता है। रियल नेशनल इनकम की अगर हम बात करें, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। रियल नेशनल इनकम और जो नेशनल इनकम है वो करंट प्राइस की बजाय कांस्टेंट प्राइस पर मापी जाती है। रियल नेशनल इनकम और नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस इज वैल्यू मेजर at constant price of all goods and service produced by the normal residents of a country in a accounting year। अगर हमें कन्वर्ट करना है कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल इनकम इनटू रियल इनकम, तो हम यूज़ करते हैं फॉर्मूला का nominal national income can be converted into real national income by using this formula। real national income इक्वल है नेशनल इनकम एट द करंट प्राइस डिवाइड में करंट प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई 100। अगर कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है जीएनपी डिफ्लेटर है वो दिखाता है कि चेंज इन जीएनपी बिकॉज चेंज इन प्राइस लेवल की वजह से जीएनपी में कितना चेंज हुआ है, तो वो फॉर्मूला है जीएनपी डिफ्लेटर का नॉमिनल जीएनपी डिवाइड रियल जीएनपी मल्टीप्लाई 100। कई बार कंसेप्ट आ जाता है ग्रीन जीएनपी का। ग्रीन जीएनपी जब होती है जब इन्वायरमेंट को भी इंक्लूड करते हैं। ग्रीन जीएनपी इज द इन्वायरमेंटली एडजस्टेड जीएनपी। इट कंसिडर फ्लोइंग टू पॉइंट कॉस्ट इन द टर्म ऑफ इन्वायरमेंट पोल्यूशन, की प्रोडक्शन करने में कितना पोल्यूशन हुआ है उसकी कॉस्ट को मेजर करती है। कॉस्ट इन द टर्म ऑफ exploitation of the natural resources to extent that it reduce the availability for the future generation। जब हम गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करते हैं तो जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म होते हैं और फ्यूचर जनरेशन के लिए उनकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। तो इन दोनों कंसेप्टों को हम देखते हैं, जिससे जो हमारी जीएनपी है वो हमारी ग्रीन जीएनपी कहलाती है। ये एक फॉर्मूला है, ये एक सम है जिसको आप सोल्व कर सकते हो। सोल्यूशन इस तरह है इसका, आप चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि हमने इसको कैसे एक्सपेंडिचर मेथड से सोल्व किया है, इनकम मेथड से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई एम पिंकी मलिक, लेक्चर इन इकोनॉमिक्स।
आज के इस लेक्चर में हमने नेशनल इनकम अकाउंटिंग को पढ़ा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आने वाली वीडियो के लिए कमेंट करें। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।